एथिक्स और बायोएथिक्स क्या है, इनके क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर बात करते हैं। ओके, कानूनी नैतिकता और जैविक नैतिकता का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर बात करते हैं। पहला पॉइंट था अंडरस्टैंडिंग हेल्थ केयर लॉस। हमको इसमें यह भी समझने के लिए एथिक्स आया है कि कानूनी तौर पर स्वास्थ्य सेवा कानूनों की समक्ष कानूनी अनुपालन और गुणवत्तापूर्वक उपचार में मदद करती है। ये एथिक्स क्या करती है या एथिक्स क्या है, तो हेल्थ केयर में किसी का भी सही ढंग से इलाज हो जाए उसमें ये हेल्प करने का काम करता है एथिक्स। ठीक है, तो एथिक्स का इंपॉर्टेंट क्या है, तो किसी को भी आप हेल्थ केयर दें तो इजीली दे पाएं और आराम से, ताकि उसकी लाइफ भी बच जाए, इसीलिए एथिक्स को लाया गया। अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ केयर लॉस, यानी कि हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी कानून होंगे उनको बढ़िया से समझ लें ताकि हम लोगों को सर्विस अच्छा दे सकें। क्या क्या, सेफ क्वालिटी केयर, सेफ का मतलब है एकदम सुरक्षित तौर पर ट्रीटमेंट दे सकें, और केयर भी उनका, क्वालिटी का केयर भी बढ़िया हो, उनको महसूस ना हो कि हाँ चलो इसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ मेरा। मोरल स्ट्रक्चर ऑफ एक्शंस, हेल्प अंडरस्टैंड एथिकल एंड लीगल इंपैक्ट ऑफ एक्शंस। मोरल समझाता भी एथिक्स, एथिक्स ना आपको ये बताता है जैसे कार्यों के नैतिक और कानूनी प्रभाव को समझाने में सहायता करता है। ऐसे कार्य जो कानूनी तौर पर भी सही हो और एथिकली भी वो सही आ रहे हैं, ऐसा करने से हमारा मतलब सहायता करता है, हेल्प कर देता है ताकि हम किसी भी काम को कर लें। मैंने जैसे जितने भी केसेस आपको बताए हैं अभी, वो सारे के सारे क्या, एक तरह से कानूनी तौर पर तो रुका हुआ था, लेकिन एथिक्स का सहारा लेकर हमने उसका काम किया और उस औरत को भी बचा लिया, है ना। तो ऐसी चीजें किया जाता है। बाकी अप्रिशिएटिंग मोरल रीजनिंग, हेल्प अंडरस्टैंड डिफरेंट मोरल व्यू पॉइंट्स, विभिन्न नैतिक दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। यस, बिल्कुल, अलग अलग नजरिए से जो भी हम डिसीजन लेने जाते हैं ना एथिक्स तौर पर, उसको अलग अलग नजरिए से आपको समझाने और हेल्प करने का भी काम करता है आपको। लर्निंग फ्रॉम द बायोएथिक्स डायलेम्स, देखिए डायलेमास ना जो लोग ओटी वाले हैं वो इसको बढ़िया समझ लेंगे, मैं आपको समझा देता हूं। ये क्या होता है ना कि कानूनी या कुछ ऐसी चीजें हैं कि एक को बनाने जाएंगे तो दूसरा अपने आप नुकसान होने लगेगा। होता है ऐसा, ऐसा केसेस होते हैं। कभी ऐसा केस देखे हैं कि डॉक्टर आके ये बोल देते हैं कि या तो मदर को बचा पाएंगे या तो बच्चे को बचा पाएंगे, ऐसा केसेस आते हैं। तो उस केस में अगर जो हम मदर को बचाते हैं तो बच्चा मर जाएगा, या बच्चे को बचाएंगे तो मदर मर जाएगी। ऐसे सिचुएशंस आते हैं ना, डॉक्टर्स आके कह देते हैं ना हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट ऑपरेशंस के दौरान। तो उस वक्त ये देखा जाता है कि क्या बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मदर है या मदर से इंपॉर्टेंट बच्चा है। ये एथिक्स कमेटी इसको डिसाइड करती है, घर वाले डिसाइड करते हैं, सब लोग डिसाइड करके जो भी डिसीजन देंगे कि ठीक है, ऑलरेडी बच्चा, हमको हमारे पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं तो अभी बच्चे की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी मदर की आवश्यकता है। तो उस वक्त हमने एक को बचाया और दूसरे को मरने के लिए छोड़ दिया या वो मर ही जाना तय है। तो ऐसे केसेस को हम लोग बायोएथिकल डिलेमस कहते हैं। ठीक है ना, डिलेमस यही बताता है कि अगर जो एक काम हम अच्छा करने जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो है दूसरा काम गड़बड़ हो जाएगा, ये हम जानते हुए भी पहला काम करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बायोएथिकल का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति ना एक्सीडेंट हो गया, बहुत हेवी इंजरी हो गया उसको और वो बचेगा नहीं, लेकिन उसके ऑर्गन अगर जो किसी को दे दिया जाए तो कामयाब हो जाएगा और जिसको दिया जाएगा वो बेचारा बच जाएगा। लेकिन जिसका ऑर्गन निकालना है, जैसे किसी का हार्ट निकालना है जो एक्सीडेंट हो गया है और किसी जरूरतमंद को लगाना है, लेकिन जब तक अभी हार्ट है वो तो जी रहा है एक तरह से, लेकिन पूरी तरह से मरा भी नहीं है ना पूरी तरह से वो स्वस्थ है, लेकिन इसको निकालना, यानी कि जैसे निकाले ये तो गया है ना, जिसके शरीर से हार्ट निकालेंगे वो तो मर ही जाएगा ना। तो डिसीजन फिर हुआ कि एक को बचाने के लिए फिर दूसरे पे खतरा तो है ना। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बायोएथिकल डायलेमास कहते हैं कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन आता है, उस वक्त एथिक्स काम आता है, कानून नहीं काम आता। तो एथिक्स, ऐसे एथिक्स जिसमें एक व्यक्ति का भला करने के चक्कर में दूसरा आदमी अपने आप मर जाए या उसको नुकसान पहुंच जाए, फिर भी हम वो काम करते हैं, करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको मारना ही पड़ेगा क्योंकि इसको जीवित रखना है। तो वैसे सिचुएशंस में हम लोग वैसे कंडीशंस को इसको डायलेमास बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोवाइड इंसाइट इनटू अ कॉम्प्लेक्स एथिकल सिचुएशंस। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर है। लर्निंग फ्रॉम द बायोएथिकल डायलेमा से वही सीखता है कि जटिल नैतिक समस्याओं को समझने में सहायता करते हैं। मतलब जटिल का मतलब जैसे मैंने वो केस बताया ना, बिल्कुल वैसे में हेल्प करता है ये। अंडरस्टैंडिंग द पर्सनल वैल्यू, इनकरेज रिफ्लेक्शंस,
ऑन ए पर्सनल एंड एथिकल वैल्यूज, व्यक्तिगत और नैतिक मूल्यों पर आत्ममंथन को बढ़ावा देता है। तो एथिकल्स क्या है, तो हमें सपोर्ट भी करता है, यस बिल्कुल ये नॉलेज देता है आपको कि हाँ भाई जहां पर बात नहीं बन रही है वहां पर एथिक्स को बीच में लेके आइए, उसको बचाइए, उसको सही करिए, उसको रिपेयर करिए, रिपेयर करने लायक है या उसको संभालिए, उसको सही करिए, सहेजिए। इसके लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एथिकल्स का, इससे वैल्यू बढ़ जाती है एथिकल्स की, है ना। ठीक है, कन्फ्रंटिंग बायसेस एंड, ठीक है, इसमें ना पक्षपात और भेदभाव को पहचानने में, काम करने में मदद भी करता है। कभी ऐसी स्थिति होती है कि मदर को बचा रहे हैं, बच्चे को छोड़ रहे हैं, है ना। तो कभी कुछ ऐसे भी फैमिली में ऐसे हस्बैंड या ऐसे गार्जियन भी मिले हैं जो बोलते हैं ठीक है मदर तो दूसरी आ जाएगी, बच्चा पता नहीं उससे फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बच्चे को रखिए आप, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस आती है, तो कभी कभी वो जो हम लोग लेते हैं ना वो पक्षपात होता है। बायस कहां गया, हाँ ठीक है। कन्फ्रंटिंग बायसेस का मतलब है कि बायस हो तो उसके डिसीजन ना दो तरफा हो जाते हैं, ठीक है। बायस का मतलब है तरफदारी करके, मतलब जिससे जरूरत है उसी का केवल इस्तेमाल करना, उसको बायस बोलते हैं। पक्षपात और भेदभाव दो चीजें हैं, इसमें भी हम लोगों को कैसे तालमेल बैठा करके एथिक्स का सहारा लेकर के इसको बचाते हैं डिस्क्रिमिनेशन से, यानी कि उस भेदभाव से हम पहचान करके बचाने का भी काम करते हैं एथिक्स से, ठीक है। एथिक्स है तो बहुत कुछ पॉसिबल है मेडिकल सेक्टर में, इसलिए एथिक्स की बात आई है। चलिए यहां से 1 to 1 फटाफट देख लेते हैं क्विक्स। पहला लर्निंग हो गया, ये वैल्यू भी हो गया। कन्फ्रंटिंग बायस अभी पढ़ा दिया मैंने। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ केयर क्लाइमेट, ऐसे फैक्टर जो हेल्थ केयर सिस्टम को खराब करते हो उसको भी कैसे रिपेयर किया जाए, वो भी एथिक्स ही या बायो एथिक्स या लॉस तीनों मिलकर के बता देते हैं। अगला है इम्पैक्ट ऑन मीडिया इंफॉर्मेशन, मीडिया एक्सपोजर्स लीड्स टू मोर इंफॉर्मेशन क्लाइंट एंड इंक्रीजेस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मेडिकल कम्युनिटी। मीडिया का भी बहुत रोल आता है, जैसे कुछ चीजों को नहीं दिखाना है डायरेक्ट, ठीक है। अब कोई ऐसी बीमारी आ गई, कोई पीड़ित है, तो उसको डायरेक्ट क्या आप देखे होंगे ना न्यूज में, चेहरा ब्लर करके दिखाता है। तो ऐसी चीजों को भी एथिक्स बचाने का काम करता है। उसमें क्या होगा, उस व्यक्ति का या उस महिला का या उस पुरुष का कहीं राइट्स हनन ना हो जाए, राइट्स डैमेज ना हो जाए, तो उस वक्त एथिक्स के जरिए उनको दिखाया नहीं जाता है। या ऐसी बीमारियां जिनका प्रचार करना बहुत जरूरी है, कुष्ठ रोग है, मलेरिया है, HIV है, तो इनको खुलेआम मीडिया के तौर पर हम लोग प्रचार भी कर सकते हैं। अगला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एथिक कमिटी, कोई डिसीजन लेना है तो एम होना चाहिए कि हम एक कमिटी बनाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एथिकल कमिटी क्या होती है, तो वही कमिटी है जो डिसीजंस लेती है किसी चीज पे, एथिकली सोच करके कोई डिसीजन लेती है, तो उसके लिए एक कमिटी बनाई गई है, उसी कमिटी को हम लोग बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमिटी, एथिकल कमिटी को बनाना। अगला है रैपिड एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, इनके जरिए हमारे पास मेडिकल टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आए और हम एडवांस करते जा रहे हैं। केवल इसी के सहारे पे बहुत सारे काम होते हैं, एथिक्स की वजह से बहुत लोग बचते हैं, बहुत लोग, अरे देखिए जहां भ्रष्टाचार है, कानून का लोग फायदा उठा करके भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, तो उसमें एथिक्स बीच में उनको पढ़ाया जाता है कि आप भ्रष्टाचार मत करिए। जैसे सरकारी अस्पतालों में चले जाइए तो थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम है, करने का मतलब है कि डॉक्टर डायरेक्ट आपसे बेनिफिट नहीं लेता है, नहीं लेता है क्या, ऐसा कुछ कभी नहीं होता है। अरे वो अलग चीजें हैं कि एक दो जगह हो रही है, जैसे BHU या PGI जैसे हॉस्पिटल्स में चले जाइए तो मैक्सिमम ट्रीटमेंट क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल वो पैसा लिया जाता है जो मेन या जेन्युइन मटेरियल का पैसा लेते हैं, बाकी मैक्सिमम चीजों को फ्री में किया जाता है, ठीक है। जैसे मेडिसिन का वो पैसा लेंगे लेकिन एक वैल्यू तक लेंगे, एक फ्री रहेगा, कुछ अमाउंट उसमें डिस्काउंट या कंसेशन रहता है। अब क्या है कि जैसे जैसे एडवांस हमारा बढ़ता है तो गवर्नमेंट के लोग उस पर काम करते हैं। अब एथिक्स क्या है उसमें, तो वो समझाते हैं। एथिक्स ये कहता है कि देखो हमारे पास गरीब भी आ सकते हैं, अमीर भी आ सकते हैं, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी तो कानून यदि हम देखने लगेंगे तुम इतना दोगे तभी आपका ये काम होगा, तो नहीं हो पाएगा। कुछ एथिकल डिसीजन भी आपको लेना होगा, कुछ को बचा लीजिए फिर कभी ले लीजिएगा, अगर जो तैयार हो रहा है तब। कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस कवरेज, एथिक्स बीच में आती है। जैसे किसी को ना आत्महत्या कोई कर लेगा तो इंश्योरेंस ये सब इश्यूज नहीं होते हैं, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है। अगर सुसाइड करते हैं आप तो उसमें साफ साफ लिखा होता है। तो सुसाइडल के केस में तो इसीलिए एथिक्स का सहारा हम लोग ले लेते हैं। जिस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि वो बच नहीं पाएगा, उसकी सारी चीजें, तो एथिक्स में आकर के वो सहारा लेता है, या लॉ से सहारा लेकर के अपने आप को ना मृत्यु का वो मांगेगा, इच्छा मृत्यु के लिए मांगेगा, अपील करेगा, उसको दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारी है। स्टेट लेजिस्लेशन ऑन द हेल्थ केयर कवरेज, अब हर जगह दो तरह के कानून लगेंगे, एक इंडिया लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून लगता है और एक स्टेट लेवल पे राज्य का कानून लगता है। दोनों कानून भी हमारे इन तीनों पे लगते हैं, मतलब लॉस जो भी आपको कानून लिखेगा दो तरह से होंगे, एक इंडिया का होगा, एक स्टेट का होगा।
बेसिकली स्टेट देखा जाए तो स्टेट पूरे इंडिया को बोला जाता है, लेकिन अगर जो राज्य का कोई कानून है जो इस पे लागू होता है वो भी लागू होगा, और जो केंद्र का कानून होगा वो भी लागू होता है। ये सारे के सारे एथिकल लॉ के दायरे में आते हैं, जितने भी एथिक्स होंगे। ठीक है, एथिक्स वो चीज है, एक व्यवहार को बताता है या कुछ मोरल्स के बारे में बताता है, जो कानून को मानते हुए उस काम को करना है। बेसिकली देखिए, ये चैप्टर या ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया जाता है हर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, कि जब कभी भी ऐसे डिसीजंस लेने हो जहां पर लगे कि यहां पर कानून गड़बड़ हो जाएगा या हम इलीगल माने जाएंगे उस काम को करते हैं, तो उसी वक्त हम ना एथिक्स को बीच में लेके आते हैं, ताकि वो व्यक्ति बच जाए। कैसे भी, क्या मुजरिम अगर जो किसी का खून करके चला भाग रहा है, भागते समय किसी पुलिसमैन ने उसको गोली मार दिया है और ब्लीडिंग आ रहा है, पैर में गोली लगी है, तो क्या उसको डायरेक्ट हम जेल में बंद होने देंगे या ट्रीटमेंट करवाएंगे? हाँ, ये कानून नहीं बताता है, ये तो एथिक्स भी बताता है। अरे भाई पहले ट्रीटमेंट करा लो, जब थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है तो फिर इसको रखो जेल में, है ना। वो देखते हैं ना, बेड पे लगा है, हथकड़ी लगी हुई है बेड के साथ, तो एथिक्स कहता है कि इलाज करिए आप उसका, पर उसको जाने भी नहीं देना है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पर, हेल्थ केयर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, व्यवहार को लेकर के बात करते हैं। इस पे बहुत जरूरी है ये वाला टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए, स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी की विशेषताएं का मतलब है कि हेल्थ केयर जो एम्प्लॉय होगा एथिक्स को कैसे इस्तेमाल करेगा या कैसे रखता है, क्या ध्यान में रख करके एथिकल चलता है। जैसे हाई मोरल स्टैंडर्ड, उच्च नैतिक और आचार मूल्यों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति जो प्रैक्टिस कर रहा है उसकी बात हो रही है, एम्प्लॉयज की, ठीक है ना। यानी कि अगर जो एथिक्स उसको होगा, एथिक्स कैसे माना जाएगा, ऐसा कैसे माना जाएगा कि उसको एथिकल है, तो यस, उसका जो उच्च नैतिक और आचार मूल्यों का पालन करना चाहिए। यानी कि वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, मूल्यवान होना चाहिए, वैल्यू समझने वाला चाहिए, जो किसी के बॉडी का या किसी के जीवन का वैल्यू समझे, तो वैसे इंप्लॉय होने चाहिए, या उसके पास इतना कम से कम मोरल होना चाहिए जैसे उच्च नैतिक और आचार मूल्यों का पालन करने वाला हो, या चाहिए, उस व्यक्ति को करना ही चाहिए, है ना। तो एथिक्स बता दे। दूसरा है क्लियर पर्सनल चॉइसेस एंड बिलीफ, अपने विश्वास स्पष्ट हो और दूसरों को सम्मान करे। ऐसा इंप्लॉय हो जो उसका खुद पे यकीन हो कि हाँ इनको हम बचा लेंगे, और उनके वैल्यू भी वो रखे थोड़ा बहुत। ठीक है, कंफर्टेबल इन ए सर्वेंट रोल, जब वो सर्विस करे, शुड बी विलिंग टू सर्व पेशेंट विद द डिग्निटी, मरीजों की सेवा सम्मान पूर्वक करने की भावना होनी चाहिए। ये एथिक्स बताता है कि किसको कैसे होने चाहिए। और जो देखे होंगे बहुत सारे ना नर्सेस होती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, सभी नर्सें ऐसे नहीं है, पर कुछ नर्सें ऐसी होती है ना कि आप जाके बोलिए कि मैडम मेरे मरीज का ना पेट दर्द करने लगा दोबारा, बोले ठीक है, तो वो मान लीजिए कुछ कर रही होंगी, स्वेटर बुनने वाला काम या ऐसा कुछ कर रही होंगी, मोबाइल चला रही होंगी, तो नहीं जाते, बोलते चलो हम आते हैं ना। रूड बिहेवियर है ना, तो वो एथिक्स को नहीं दर्शाता है। एथिक्स को दर्शाता है कि अगर जो कोई कह रहा है उसको तकलीफ है तो आप जाइए उसको देखिए, क्योंकि आप उसी के लिए वहां बैठे हो, है कि नहीं, सर्विस के लिए बैठे हो। चलिए, तो वही बता रहा है कि कंफर्टेबल इन अ सर्वेंट रोल, शुड बी विलिंग टू सर्व पेशेंट विद द डिग्निटी, यानी कि मरीजों की सेवा सम्मान पूर्वक करने की भावना होनी चाहिए। एथिक्स कहता है टैक्टफुलनेस एंड कम्युनिकेशन स्किल, शुड नो द व्हेन टू स्पीक एंड लिसन, कब बोलना है कब सुनना है यह समझने वाले भी होने चाहिए। ठीक है ना, एथिक्स यही कहता है। नॉन रिसिप्रोकल रिलेशनशिप, सर्व पेशेंट रिस्पेक्टफुली विदाउट जजमेंट, बिना भेदभाव और निर्णय के मरीजों की सेवा करें। अब कोई मरीज आ गया जिसका ऑक्सीजन 95 से नीचे चल रहा है, 90 चल रहा है, 80 चल रहा है, तो क्या डॉक्टर मना कर देगा अरे लेके जाओ अब ये बचेगा नहीं, ऐसा कर सकते हैं क्या? हम अपने हिसाब से अपना जजमेंट नहीं करेंगे, हम सिंपल जजमेंट को जो है कि सिंपल जजमेंट को ही हम लोग बता देंगे कि हाँ ठीक है, हम अपना जजमेंट थोपेंगे नहीं। वही ये कह रहा है कि बिना भेदभाव का अपने निर्णय मरीजों की पर थोपना नहीं होता है। आप जिस काम के लिए वो करिए, मतलब कि बिना भेदभाव का करिए और अपने से निर्णय मत दीजिए मरीजों को लेकर के, ठीक है ना। थोड़ा वेट करिए, या ट्रीटमेंट करना है तो करिए, पर डायरेक्ट आप जजमेंट किसी चीज पे नहीं दे सकते हैं। अगला है मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड कंटिन्यूअसली लर्निंग, परिश्रमी हो और लगातार सीखने वाला हो। किसकी हम बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयज की, उस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात करें, वो कैसा होना चाहिए, एथिक्स बता रहा है आपको। दूसरा है हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी से कार्य करें और गोपनीयता बनाए रखें। ठीक है, सिलेक्शंस ऑफ एम्प्लॉयर्स, हाँ ओके, नैतिक नियोक्ता चुने और निष्ठावान रहे, मतलब जो भी एम्प्लॉय चुने वो बहुत बढ़िया रहे, न कि घुसखोर हो या ऐसी कोई माल प्रैक्टिसेस करने वाला हो।
अगला है कंसर्न फॉर ए क्वालिटी हेल्थ केयर, और उसको इतनी तो हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की चिंता रखे वो व्यक्ति को इतना हो कि हम जो भी सर्विस देंगे क्वालिटी वाली सर्विस देंगे, क्वालिटी केयर देंगे। क्वालिटी केयर का मतलब होता है ना अच्छी सर्विस देने की बात हो रही है, ठीक है।